रिटेल पेमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ 2016 के अंदर। 2016 तक अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने थे तो अलग अलग तरीके थे। सबसे पहला तरीका था कि आप बैंक जाइए, अपना पैसा निकलवाइए और दूसरे के बैंक में जाकर वो पैसा डिपॉजिट कर दीजिए। नेट बैंकिंग अवेलेबल था, बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस था। उसके बाद एक नया तरीका आया, कुछ एप्स निकली जैसे आईसीआईसीआई बैंक का पॉकेट या फिर एचडीएफसी का पेज ऐप, जिनमें आप पहले वॉलेट में पैसा अपलोड करते थे और लिमिट होती थी दिन के 5 से 10,000 रुपए, और वो भी काफी मुश्किल था। फिर जाकर भारत की एक ऐसी संस्था जो आरबीआई से भी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे आप उसको कंसिडर कर सकते हो, जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी वो लोग लेकर आए जिसका नाम था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि फ्री था, अवेलेबल था और कोविड डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जिसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए डिजिटल पेमेंट्स के। हर भारतीय डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। एंड फॉर्चुनेट फॉर इंडिया, एक बहुत ही फॉर्चुनेट कोइंसिडेंस ये हुआ, उसी टाइम पे जो ऑलमोस्ट फ्री इंटरनेट था जियो का, उसने भी उसी टाइम पे आना शुरू किया। धीरे धीरे भारत के अंदर जो एक कैश रिच इकोनॉमी हम लोग थे, धीरे धीरे हमारे देश में एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था यूपीआई। अभी सरकार ने कुछ रूल्स पास किए इनकम टैक्स रेगुलेशन के अंदर भी, पेमेंट सेटलमेंट के अंदर भी, ताकि देश की तरक्की में फॉरेन कंपनीज योगदान दे सकें। बट उसमें एक चीज और आई जिसका नाम था यूपीआई के अंदर अमेंडमेंट किया गया। अब ये क्या अमेंडमेंट है, इससे हम सब पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, वो सारी हम इस कक्षा के अंदर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज शर्मा। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहां पर आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीम हमें बता रहा है, पहले था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में म्यूचुअल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स, मेरे पास दाल, आपके पास चावल, हम दोनों को दाल चावल खाना है, हम उसको एक्सचेंज कर लेंगे। उसमें प्रॉब्लम आया। फिर कॉइन्स आए, कॉइन्स के बाद पेपर करेंसी लेकर आया। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी। उसके बाद कैश मनी आई, और फिर आई प्लास्टिक पेमेंट्स है, जो कि यहां पे नहीं है, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसको हम बोलते हैं। और फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूपीआई। अब हमें लग रहा है कि यूपीआई से हम लोग शायद इस तरफ मूव करें। देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें होंगी। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट यूपीआई, न्यू रूल्स ऑफ यूपीआई, ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम, यूपीआई इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यूपीआई अब छा चुका है, एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डू रिमेंबर, अगर यूपीआई से सवाल आता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट देन आरबीआई। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियली। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, देखो सबसे पहला डर जो सब लोगों को लगा अभी कि यूपीआई में एक चीज आएगी जिससे यूपीआई चार्जेबल हो जाएगा। पहली बात, यूपीआई एट फेस चार्जेबल नहीं है। यूपीआई को एज सच यूज करने के लिए हमें कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं देना होता। अगर दो इंडिविजुअल आपस में पैसों का लेन देन करते हैं, राम और श्याम दो भाई हैं, सीता और गीता दो बहनें हैं, वो आपस में ट्रेड करें, पैसा एक दूसरे को भेजें, उसमें कोई भी चार्जेस यहां पर नहीं लगेंगे। असली समस्या आएगी जो मर्चेंट्स हैं, जो फीस जहां पर, जैसे अगर हम लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की बात करें तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में बहुत सारे लोग आएंगे जो यूपीआई से पेमेंट करेंगे। अब जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने बोला है आपको पॉसिबिलिटी, अभी श्योरिटी सरकार ने नहीं दी है, कितना लगेगा, कितनी पेमेंट पे क्या लगेगा, ऐसा कुछ भी यहां पे डिसाइड नहीं हुआ है। और 2000 तक तो सब कुछ फ्री है। चाय वाला, आपको थोड़ा बहुत सामान खरीदना है करियाना का, वहां पे आप जाके स्कैन कर रहे हो तो वहां पे आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। नो चार्जेस विल बी लिवाइड फॉर यूजिंग यूपीआई। पहली बात, यूपीआई यूज करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, P2P ट्रांजैक्शन, हम लोग जब आपस में पैसों का लेन देन करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। चाहे लाख रुपए तक जो है, जो लिमिट आपका चलता है यूपीआई का, वो हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। स्मॉल मर्चेंट्स को भी कोई नुकसान नहीं होगा। प्रॉब्लम आएगी बड़े कस्टमर को। जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है कि ये पैसे जो दुकानदार है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पर चार्ज किया जाएगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल एलपीटी को कहा जाए कि आपके यहां पे जो भी
यूपीआई से पेमेंट होगी उसका 0.5% जो है इट विल गो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ फी फॉर दिस वन। आपका जो एनपीसीआई है या आपका जो बैंक है वो आपसे फी कलेक्ट करेगा और भारत सरकार को या फिर एनपीसीआई को पैसा वहां पे भेज देगा। तो सरकार अब इन मर्चेंट्स को बनाना चाहती है अपना हब। सबसे पहले आप जीएसटी पे करेंगे, अगर आप पेमेंट करें तो जीएसटी उसमें ऐड होगा, जीएसटी एलपीटी कलेक्ट करेगा। इन एडिशन टू दैट अब ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट चल रहा था ये भी हट चुका है। इसका मतलब जिसने भी एलपीटी में एडमिशन लिया पैसे देकर उनको थोड़े एक्स्ट्रा पैसों की पेमेंट करनी पड़ेगी जो एलपीटी कलेक्ट करके देगा भारत सरकार को। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोग जो हैं कैश की अगर हम बात करें, कैश जो है उसको अपने पास रखें और यूपीआई पेमेंट एप्स को हम शायद जाने दें। आई होप यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हु विल गेट अफेक्टेड, ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि देखो 0.25% से लेकर 0.4% तक बिजनेस डायरेक्टेड यूपीआई, आप अगर किसी भी बिजनेस को पेमेंट करते हैं तो वो आपका लगभग 0.4% तक पैसा डिडक्ट कर सकते हैं। अगेन रिपीटिंग इटसेल्फ कि 2000 रुपए तक कोई भी चार्जेस नहीं है। हम कह सकते हैं अब कि कैश, अब कह सकते हैं अभी हम जिंदा हैं, कैश इज द रियल आरडीएक्स हियर। चलिए, न्यू अमेंडमेंट बिल जो आया, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको पता चल जाएगा थोड़े टाइम बाद कि यूपीआई के रूल्स क्या हैं और सब लोग समझ भी जाएंगे, बट अमेंडमेंट कहां कहां पे हुआ ये लॉ एस्पिरेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल पास किया। इसके अंदर क्या किया गया है, सबसे पहले रिप्लेसिंग दी Income Tax Ordinance 2026 and amending the Income Tax Act of 2020-25, Finance Act 2020-26 and Payment and Settlement System Act आया था भारत में कौन से साल में, 2007 में। प्लीज ये आप सबको याद रखना है कि भारत में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कौन से साल में आया, इसका आंसर होगा 2007। एग्जाम में आता है तो ऐसा सवाल आने के अच्छे चांसेस बनेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भारत के अंदर जो यूपीआई चलाने वाली संस्था है इसको हम कहते हैं एनपीसीआई। इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिए, एनपीसीआई को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में अगर आप सोचें कि जितनी भी रिटेल पेमेंट्स होती हैं, चाहे वो इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस हो, हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं फोन पे, गूगल पे, इन सब के थ्रू, आईएमपीएस इनका सर्विस है। इसके अलावा जो चेक्स को क्लियर होने में लंबा टाइम लगता था, अब उनका डिजिटलाइजेशन हो चुका है चेक्स का, कि आप लगाइए 2 दिन में आपका चेक क्लियर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसके अलावा जो यूपीआई है, जिसके अंदर आपका एक, जिसको हम बोलते हैं ना यूपीआई आईडी बनती है, उसका टेक्निकल नेम होता है वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ये भी इन्हीं का सर्विस है। इसके अलावा एनएसीएच, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई चीज ईएमआई पे बाय करते हैं तो अब एक मैंडेट लग जाता है कि अकाउंट से इस पर्टिकुलर डेट को पैसा कट जाएगा। इसको हम कहते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, दिस इज नोन एज एनएसीएच। दिस इज ऑल्सो सर्विस ऑफ एनपीसीआई एंड देन बीईपीएस। ऑल दीज थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एनपीसीआई। तो एनपीसीआई को हम भारत में कहते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। भारत की जितनी भी रिटेल पेमेंट्स हैं, इवन जो एटीएम में आप ट्रांजैक्शन देखते हो कि उसको हम कहते हैं एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, यानी कि आपके पास अगर पीएनबी का डेबिट कार्ड है तो आप एसबीआई में भी यूज कर सकते हो, आप एचडीएफसी में भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी पेमेंट जितनी भी है बेटा, इसको हम कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये सब कराता है कौन, आपका एनपीसीआई। तो कोई आपसे पूछे कि भारत में रिटेल पेमेंट के लिए जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, एनपीसीआई। नाउ लेट अस मूव अहेड। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर आप यहां तक आए हैं कमेंट सेक्शन में आप बताओगे एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है और ये हेडक्वार्टर शिफ्ट भी होने वाला है, ये कहां पे शिफ्ट होगा। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक आप जरूर करना, अभी और पढ़ेंगे।
कंट्रीज यूजिंग यूपीआई। हमें पता है कि क्रॉस बॉर्डर भी सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम, फ्रांस, नेपाल, सब देशों के अंदर ये आ चुका है। और इवन जो यूएई है, यूएई के साथ तो हमने एक जॉइंट वेंचर किया है। यूएई ने इसका नाम चेंज कर दिया है अपने लिए, बट यूएई के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। यूपीआई का J1 जो है वो एक नया ब्रांड आएगा वहां पे। यूपीआई के मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो सबसे पॉपुलर रहेगा फोन पे, उसके बाद आता है गूगल पे, पेटीएम जिसने इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर किया था कोविड के टाइम पे। एक ऐड आई थी पेटीएम करो, तो पेटीएम यहां पर आता है तीसरे नंबर पे, फिर क्रेड, नावी, और आजकल तो बहुत सारी यूपीआई एप्स आ चुकी हैं। अगर आपसे कोई पूछे भारत सरकार या एनपीसीआई ने कौन सी अपनी ऐप बनाई थी, तो उस ऐप का नाम होगा बच्चों, उस ऐप का नाम होगा भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम इज द ऑफिशियल ऐप ऑफ एनपीसीआई। ये एनपीसीआई की अपनी ऐप है बेटा, जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी। इन केस आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके जितने भी सजेशंस हैं, ऑल सजेशंस आर वेलकम। माय नेम इज पंकज शर्मा, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।